हेलो स्टूडेंट्स। आज हम अपने कल के टेस्ट की तैयारी करेंगे जिसके आपके डिफरेंट टॉपिक्स हैं। उनमें से पहला टॉपिक है हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। जैसा कि आप जानते होंगे कि जिस कंप्यूटर का हम आज के समय में प्रयोग कर रहे हैं वो कोई एक दिन में बनने वाली चीज़ नहीं है, एक दिन में बनने वाला कंप्यूटर नहीं है। बहुत लंबा समय लगा है हमें इसे बनाने में। तो जैसे जैसे कंप्यूटर डेवलप हुआ बना उसकी एक पूरी की पूरी हिस्ट्री है, तो हम आज उसी को पढ़ेंगे, उसी को रिवाइज करेंगे। द कंप्यूटर इज़ नॉट डेवलप्ड इन ए सिंगल डे। कंप्यूटर एक दिन में नहीं बना एंड नॉट बाय ए सिंगल मैन, ना ही किसी एक आदमी विशेष के द्वारा बनाया गया है। मैनी इन्वेंटर्स या मैनी इन्वेस्टर्स कंट्रीब्यूटेड टू द हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। इसको ठीक कर लें, या इन्वेस्टर नहीं इन्वेंटर्स आएगा, ये स्पेलिंग की मिस्टेक हो गई है। इन्वेंटर्स मीन्स जिन्होंने इसको बनाया है। तो कई लोगों ने इसको ईजाद किया है, बनाया है, इन्वेंट किया है। नंबर 1, सबसे पहला जो हमारा कंप्यूटर के अंदर हिस्ट्री कहलाती है वो कहलाती है एक डिवाइस जिसका नाम है एबेकस। इट वॉज द फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस। जैसा कि आप जानते होंगे कि पुराने समय में मनुष्य आदिम मानव हुआ करता था। आदिम मानव मतलब जंगलों में रहने वाला, जिसके पास ना कपड़े थे पहनने के लिए, ना खाने को सब्जी रोटी थी, फल कंद मूल तोड़ के खाता था। तो उस समय पर मनुष्य ने जो पहला यंत्र बनाया था किसी भी समय पे, करीबन इन्वेंटेड अबाउट 5000 ईयर्स अगो, करीबन 5000 वर्ष पूर्व मनुष्य ने ऐसा पहला यंत्र बनाया था जिसके द्वारा वो क्या कर सकता था, कैलकुलेशन कर सकता था। उस यंत्र का नाम था एबेकस। तो एक तरीके से उसे पहला कैलकुलेटिंग डिवाइस कहा जाता है, या मान सकते हैं आप कंप्यूटर की शुरुआत वहीं से हुई है। बाय चाइनीज़, ये चाइना में बनाया गया था। वैसे तो आजकल चाइना बड़ा सुर्खियों में है कोरोना वायरस फैलाने के चक्कर में, लेकिन चाइना ने उस समय पर एक अच्छा भी काम किया हुआ कि चाइना के लोगों ने पहली बार इस यंत्र का प्रयोग किया था और कैलकुलेटिंग डिवाइस नामक यंत्र बनाया था, जिससे कि आज के कंप्यूटर बन पाया। इट इज़ ए बोर्ड हैविंग रोड्स। एक बोर्ड होता था, जैसे आपका लकड़ी का तख्ता होता है, इस तरीके का एक बोर्ड होता था जिसके अंदर पतली पतली डंडियाँ रोड्स लगी हुई होती थी। दे परफॉर्म कैलकुलेशन बाय मूविंग रोड्स। उसके अंदर मोती डले हुए होते थे, जैसे आपने शायद बच्चों की स्लेट में भी देखे होंगे, साइड में एक पतली पतली डंडियाँ होती है जिसके अंदर मोती डले हुए होते हैं। तो उन जो रोड्स या मोती होते हैं उनको आगे पीछे करके कैलकुलेशन की जाती थी। उस यंत्र को एबेकस कहा जाता था। चाइना और जापान में आज के दिन में भी इसका थोड़ा बहुत प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है जॉन नेपियर। ये एक वैज्ञानिक का नाम है। अर्ली इन 17th सेंचुरी जॉन नेपियर इन्वेंटेड लॉगरिथम। 17वीं शताब्दी की शुरुआत में, मतलब 1600 से 1700 के बीच में जॉन नेपियर नामक वैज्ञानिक ने लॉगरिथम, आप लोग पढ़ेंगे गणित का एक पार्ट होता है लॉगरिथम, लघुगणक जिसे कहते हैं, विच मेड कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन वेरी इजी। एक चीज़ इन्वेंट की, एक तरीका इन्वेंट किया लॉगरिथम टेबल्स का, जिसके द्वारा कैलकुलेशन काफ़ी आसान हो गई। ही मेड ए टेबल कॉल्ड नेपियर बोन्स। उसने उस समय पर हड्डियों के द्वारा एक टेबल बनाई जिसको कि कैलकुलेशन करने के लिए प्रयोग किया जाता था, और उसका नाम था एक टेबल बनाई, नेपियर बोन्स बोला गया जिसको, उस चीज़ को जिसके द्वारा वो कैलकुलेशन की जाती थी। नेक्स्ट है पास्कलाइन। फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटर पास्कलाइन। कैलकुलेटर का नाम ही पास्कलाइन रख दिया गया था, एक तरीके का मैकेनिकल कैलकुलेटर था। इसको एक वैज्ञानिक जिनका नाम था ब्लेज पास्कल ने 1642 के अंदर बनाया था। इट कंसिस्टेड ऑफ बॉक्स विद व्हील्स विच कुड बी टर्न टू रिपीट द डिजिट रिक्वायर्ड। वो एक बक्सा था जिसके अंदर कुछ पहिए नुमा चीज़ लगी थी जिसको घुमा घुमा कर कैलकुलेशन की जाती थी। नेक्स्ट आता है गॉटफ्राइड विलियम लेबिन्स। इन्वेंटेड एंड इम्प्रूव्ड ऑटोमेटिक वर्जन ऑफ पास्कलाइन। इन्होंने बाद में पास्कलाइन को ही बदला, चेंज किया और एक अच्छा वर्जन बनाया पास्कलाइन का, विच कुड आल्सो फाइंड स्क्वायर रूट, जिसके द्वारा स्क्वायर रूट, जो बच्चे बड़ी क्लास में हैं वो या 8वीं में भी शायद पढ़ चुके होंगे, वो जानते होंगे स्क्वायर रूट या स्क्वायर के बारे में। नहीं जान तो जान जाएंगे, आगे क्लास के अंदर मैथ का एक टॉपिक होता है, तो उसे निकालने के लिए इसका प्रयोग किया जाने लगा। जोसेफ जैक्वार्ड, एन अमेरिकन वीवर नेम्ड जोसेफ जैक्वार्ड डिज़ाइंड ए लूम। लूम का मतलब होता है एक मशीन, कपड़ा बुनने की जो मशीन होती है, फॉर मेकिंग कॉम्प्लिकेटेड डिज़ाइन फॉर हिज क्लोथ। उसने अपने कपड़ों में डिज़ाइन डालने के लिए
जो कि एक बुनकर था, जो कपड़े बुनता था, जोसेफ जैकवर्ड जिसका नाम है, उसने एक तरीका ईजाद किया जिससे कि कपड़े में डिज़ाइनिंग डाली जा सके। हिज लूम वाज हैविंग ऑटोमेटिक प्रोसेस ऑफ वीविंग विच गेव द इन्वेंशन ऑफ पंच कार्ड। उसने एक पंच कार्ड बनाया जिसके द्वारा ये काम किया जा सकता था इन द बिगिनिंग ऑफ 19th सेंचुरी। 19वीं सेंचुरी की शुरुआत में उसने ऐसा किया और उस तरीके का, उस पंच कार्ड का प्रयोग बाद में कंप्यूटर में भी किया गया। नेक्स्ट बारी आती है डिफरेंस इंजन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। द फादर ऑफ कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज। आपको याद रखने योग्य बात है कि जिन्हें फादर ऑफ कंप्यूटर मतलब कंप्यूटर का एक तरीके से जनक माना जाता है, उनका नाम है चार्ल्स बेबेज। उन्होंने पहली मशीन बनाई थी जिसका नाम था डिफरेंस इंजन। क्या नाम था उसका? डिफरेंस इंजन। तो यही यहाँ लिखा हुआ है, इन्वेंटेड डिफरेंस इंजन। ये इन गलत है यहाँ पर, इसको काट दे। तो डिफरेंस इंजन उन्होंने बनाया। दिस मशीन कुड कैलकुलेट पावर्स बाय मेथड ऑफ कांस्टेंट डिफरेंस। जो मशीन उन्होंने बनाई, उसने जो कैलकुलेशन करने का तरीका दिया वो माइनस का एक तरीका होता है। कांस्टेंट डिफरेंस मतलब लगातार घटा के कैलकुलेशन की जाती थी, वो तरीका इस मशीन के द्वारा ईजाद किया। एल्जेब्रिक पैटर्न्स कुड बी जनरेटेड थ्रू दिस मशीन। एल्जेब्रिक पैटर्न्स, जो आपके गणित के अंदर पैटर्न्स आप यूज़ करते हैं, जो कैलकुलेशन करते हैं, वो इस मशीन के द्वारा प्रयोग किए जाते थे। बाद में चार्ल्स बेबेज ने एक और अन्य मशीन बनाई जिसका नाम था एनालिटिकल इंजन। तो इन्होंने दो मशीनें बनाई, एक का नाम डिफरेंस इंजन और दूसरी का नाम एनालिटिकल इंजन। आपको दोनों के नाम याद होने चाहिए। और दोनों ही किसने बनाई? चार्ल्स बेबेज, जिन्हें क्या कहा जाता है आज की डेट में फादर ऑफ कंप्यूटर अर्थात कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। इट कुड बी यूज टू परफॉर्म एनी अर्थमेटिक ऑपरेशन। जो आज हम जमा गुना घटा भाग करते हैं, अर्थमेटिक कैलकुलेशन करते हैं, वो एनालिटिकल इंजन के द्वारा की जा सकती थी। ही कुड नॉट कंप्लीट हिज इन्वेंशन ड्यू टू द लैक ऑफ टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट। वो अपने काम को पूरा नहीं कर पाए, उस समय पैसे की कमी थी या जो भी टेक्नोलॉजी इतनी बेहतर नहीं थी, इसलिए उन्होंने इस मशीन पे पूरा काम नहीं किया। बट हिज मॉडल गेव द बेसिक आइडिया ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर। लेकिन जो भी उन्होंने उस समय पर बनाया था, उससे आज के कंप्यूटर को बनाने में बहुत मदद मिली। यही कारण है कि चार्ल्स बेबेज इज कॉल्ड द फादर ऑफ कंप्यूटर। उन्हें आज की डेट में कंप्यूटर का जनक या फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट एक चीज़ और छोटी सी जानकारी रह गई है। हरमन होल्डेड, ये एक वैज्ञानिक का नाम है। डेवलप एंड बिल्ट ए पंच कार्ड टेबुलेटिंग मशीन। जो अभी हमने ऊपर ही पढ़ा था पंच कार्ड के बारे में कि जोसेफ जैकवर्ड ने कपड़े के अंदर डिज़ाइनिंग देने के लिए सबसे पहली बार इसका यूज़ किया था पंच कार्ड का। उन्होंने भी पंच कार्ड का प्रयोग करके कैलकुलेशन टेबुलेटिंग मशीन बनाई। जैसे आप टेबल्स लिखते हैं, 2 का पहाड़ा 3 का पहाड़ा। ही बिल्ट ए गैजेट दैट कुड टेबुलेट 50 to 75 कार्ड्स इन ए मिनट। उन्होंने कुछ ऐसा बनाया जो 50 से लेकर 75 कार्ड्स तक की कैलकुलेशन एक साथ कर सकता था। दिस मशीन वाज यूज्ड इन फाइंडिंग द रिजल्ट ऑफ सेंसस इन यूएसए। बाद में उसके द्वारा बनाई गई, उस वैज्ञानिक के द्वारा बनाई गई मशीन का प्रयोग अमेरिका के अंदर सेंसस, जो जनगणना होती है, जनसंख्या की गणना होता है, उसे कैलकुलेट करने के लिए किया गया। तो ये कुछ एक छोटी मोटी जानकारी है जिसको हम हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर में पढ़ते हैं। इसके अंदर कुछ चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे एक तो एबेकस का आविष्कार, शुरुआती कैलकुलेटिंग कैलकुलेटर था, कैलकुलेटिंग मशीन थी। इसके अलावा डिफरेंस इंजन, एनालिटिकल इंजन, फादर ऑफ कंप्यूटर, ये कुछ एक चीज़ें जो आपको अच्छे से पढ़नी है, याद करनी है। ये 1-1, 2-2 नंबर में कई बार पेपर के अंदर पूछ ली जाती है। नेक्स्ट बारी आती है मेमोरी मेजरमेंट। मेमोरी मेजरमेंट क्या है समझेंगे ज़रा ध्यान से। देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया था कि कंप्यूटर हमारी भाषा नहीं समझता। कंप्यूटर की अपनी भाषा होती है जिसको कि क्या कहा जाता है? बाइनरी लैंग्वेज। तो 0 उसके अंदर एक डिजिट होती है और दूसरी 1, ये 2 ही चीज़ें होती है, ना 2 होता, ना 3, ना कुछ अन्य होता, सिर्फ 0 और 1 होते हैं। तो 0 को भी क्या कहते हैं? बिट कहते हैं, ये देखिए लिखा हुआ है। और 1 को भी क्या कहते हैं? बिट कहते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, 0 और 1 दोनों को ही बिट कहा जाता है। तो 1 बिट मीन्स 0 भी एक बिट है और 1 भी एक बिट है। जब 4 बिट मिल जाते हैं तो उस तरीके से जो चीज़ बनती है उसे कहते हैं एक निबल। ध्यान देने योग्य बात है। देखिए, मैं यहाँ थोड़ा सा लिख के भी बताता हूँ आपको टाइप करके। अगर 1001 इस तरीके से लिख दिया या 0001 लिख दिया, तो इस तरीके से कुछ भी जो हम इन दोनों को मिला के लिखते हैं, तो ये जो स्पेस कंज्यूम करेगी कंप्यूटर की मेमोरी के अंदर, ये 4 बिट जो हम लिख पा रहे हैं, इसी ही को एक निबल कहा जाता है। और यदि इसी के स्थान पर हम 8 अक्षर कर दें इस तरीके के,
उदाहरण के लिए 101001 कुछ ऐसा लिख दें, 8 अक्षर लिख दें, तो उस स्थिति के अंदर जो आपकी जानकारी बनेगी उसे क्या कहेंगे, उसे बाइट कहेंगे। 1 बाइट आपने सुना भी होगा शायद। ध्यान रखना, कंप्यूटर के अंदर किसी एक कैरेक्टर अर्थात अक्षर को स्टोर करने के लिए कम से कम 1 बाइट की या 1 बिट की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट आ जाता है इससे बड़ा मात्रक। ध्यान देना दोबारा से, 1 बिट के अंदर कोई भी एक चीज़ हो सकती है, या तो 0 या फिर 1 हो सकता है। एक निबल के अंदर टोटल 4 बिट हो सकते हैं। 0 1 4 बार लिखना है, किसी भी प्रकार से लिख सकते हैं। 1 बाइट में टोटल 8 बिट होते हैं, जिसके अंदर 1 0 लिखना है, जो कि हम किसी भी प्रकार से 1 0 को 8 बार लिख सकते हैं। आगे बारी आती है आपकी केबी। जैसे किलोग्राम होता है, ऐसे ही कंप्यूटर के अंदर बाइट का बड़ा मात्रक होता है केबी, जिसे किलो बाइट कहते हैं। 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, लेकिन कंप्यूटर के अंदर यह 1000 से कुछ ज़्यादा अर्थात 1024 होते हैं। तो 1 किलो बाइट में 1024 बाइट होते हैं। ये आपको याद करना है। आप ऐसा भी पूछ सकते हैं जी ऐसा क्यों होता है, 1024 क्यों होते हैं? तो ध्यान दीजिएगा, बिकॉज जो 2 की पावर 10 होती है, 2 रेज़ टू पावर 10, ये देखिए मैं अगर आपको यहाँ लिख के दिखाऊं तो जो 2 रेज़ पावर 10 होती है, उसके लिए हमारे को किसकी आवश्यकता होती है? उसके लिए हमारे को ये 2 रेज़ टू पावर जो 10 होती है आपकी, वो इक्वल होती है किसके? 1024 के। तो इसके लिए इसको 1024 माना जाता है। और कंप्यूटर में क्योंकि सभी चीज़ें सिर्फ 2 ही डिजिट के द्वारा पढ़ी जाती है, 0 और 1 के द्वारा, इसलिए इसको 1024 माना जाता है। बाकी इससे बड़े मात्रक है एक MB, जिसको कि मेगाबाइट बोलते हैं। MB की फुल फॉर्म मेगाबाइट, जिसके अंदर अगर उसके छोटे मात्रक देखे जाएँ तो 1024 किलोबाइट होते हैं। या फिर अगर बाइट को हम चेक करें तो 1024 गुना 1024 या 1024 की घात 2, 1024 की पावर 2 बाइट्स होते हैं। उससे बड़े मात्रक जो हैं वो GB हैं। अगर 1 GB के अंदर मेगाबाइट देखे जाएँ तो 1024 जो उससे छोटे हैं, या फिर अगर उससे ज़्यादा छोटे मात्रक देखना चाहें तो 1024 गुना 1024 किलोबाइट या 1024 गुना 1024 बाइट या 1024 की पावर 3 बाइट्स होते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से उससे बड़े मात्रक हैं TB, जिसे टेराबाइट कहते हैं। उससे छोटे मात्रक उसके अंदर 1024 गीगाबाइट होते हैं। या फिर जैसा कि यहाँ ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है 1024 की पावर 2 MB हो सकते हैं, 1024 की पावर 3 KB हो सकते हैं, या फिर 1024 की पावर 4 बाइट्स हो सकते हैं। तो आप देख सकते हैं जितने आप नीचे जाते जाएंगे उतनी बार 1024 को आपस में गुना किया जा रहा है। अगर मैं 1 TB के अंदर MB कैलकुलेट करना चाहता हूं तो 1024 तो यहाँ से आएगा, आपका देख सकते हैं ये लिखा हुआ है यहाँ पर 1024 गुना में ये वाले 1024 हो जाएंगे, तो क्या बन जाएगा? मेगाबाइट। इसी तरीके से किलोबाइट निकालने तो 1024 एक और बार गुना कर देंगे तो कितने हो जाएंगे? किलोबाइट। और यदि 1024 को एक बार और अर्थात टोटल 4 बार गुना कर देंगे तो क्या हो जाएंगे? टोटल बाइट आ जाएंगे। इसी तरीके से कुछ अन्य बड़े मात्रक हैं, वो अभी तक ज़्यादा यूज़ में तो नहीं आते, लेकिन आपको पता होना चाहिए। टेराबाइट से बड़े मात्रक होते हैं TB जिसे पेटाबाइट कहते हैं। वो उसमें 1 पेटाबाइट में 1024 टेराबाइट होते हैं। इसी तरीके से उससे बड़े एक्साबाइट होते हैं, जिसमें 1 एक्साबाइट में 1024 क्या होते हैं? पेटाबाइट होते हैं। और उससे बड़े ज़ेटाबाइट होते हैं, 1 ज़ेटाबाइट के अंदर 1024 एक्साबाइट होते हैं। और उससे भी बड़े योटाबाइट 1 योटाबाइट में 1024 ज़ेटाबाइट होते हैं। ये अभी ज़्यादा प्रयोग में तो नहीं आते हैं, अभी TB तक ही प्रयोग में आता है, लेकिन आपको जानकारी के लिए यहाँ पर बता दिए गए हैं। अभी तक के लिए अगर आप चाहें तो 1 टेराबाइट तक भी याद कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाए व्हाट इज़ मेमोरी एंड व्हाट आर इट्स टाइप्स। जैसा कि आप जानते हैं कंप्यूटर में यदि हम अपने कार्य को स्टोर करना चाहते हैं तो जिस जगह पर हम अपने कार्य को स्टोर करते हैं वो जगह क्या कहलाती है? मेमोरी। तो मेमोरी इज़ ए प्लेस वेयर डाटा एंड इंस्ट्रक्शन आर स्टोर्ड फॉर प्रोसेसिंग। कंप्यूटर के अंदर किसी भी कार्य को स्टोर करने के लिए जो जगह होती है उसे क्या कहा जाता है? मेमोरी कहा जाता है। ए कंप्यूटर सिस्टम यूजेस डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिवाइसेस टू स्टोर डाटा। कंप्यूटर के अंदर अलग अलग तरह के यंत्रों का हम प्रयोग करते हैं डाटा को स्टोर करने के लिए, सभी चीज़ें मेमोरी कहलाती हैं। मेमोरी सिस्टम इन ए कंप्यूटर हैज़ 4 ग्रुप्स। 4 प्रकार की मेमोरी हो सकती है। नंबर 1 इंटरनल प्रोसेसर मेमोरी, नंबर 2 प्राइमरी और मेन मेमोरी, नंबर 3 सेकेंडरी या ऑक्सिलरी मेमोरी, नंबर 4 कैशे मेमोरी। चलिए इनके बारे में पढ़ते हैं एक एक करके।
नंबर 1 रजिस्टर। अब आप कहेंगे जी ये रजिस्टर तो ऊपर नाम नहीं लिखा गया, ध्यान दीजिएगा, इंटरनल प्रोसेसर मेमोरी जो हमने यहाँ पढ़ी ऊपर को रजिस्टर भी कहा जाता है, दोनों का एक ही मतलब है। इट इज़ स्मॉल सेट ऑफ हाई स्पीड मेमोरी, ये छोटी सी बहुत छोटी मेमोरी होती है, स्मॉल सेट ऑफ मेमोरी होती है, विच आर इनसाइड द प्रोसेसर, जो कि प्रोसेसर के अंदर ही होती है, एंड आर यूज एज टेम्परेरी लोकेशन वेयर एक्चुअल प्रोसेसिंग इज़ डन, जहाँ पर काम हो रहा होता है एक्चुअल में उस जगह पर इसका प्रयोग जानकारी को स्टोर करने के लिए किया जाता है। रजिस्टर्स आर यूज टू स्टोर डाटा टेम्परेली ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम, रजिस्टर का प्रयोग जिस समय पर कैलकुलेशन की जा रही होती है उस समय पर जानकारी को टेम्परेली स्टोर करने के लिए किया जाता है। इनपुट आउटपुट डाटा इंस्ट्रक्शन एड्रेस प्रोग्राम काउंटर और सम नेम ऑफ रजिस्टर, इन सब चीज़ों के लिए इस तरह की मेमोरी का प्रयोग किया जा सकता है। नेक्स्ट बारी आती है प्राइमरी और मेन मेमोरी, बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही इंपॉर्टेंट, आपको अच्छे से पढ़ना और याद करना है। इट इज़ मेमोरी वेयर डाटा एंड इंस्ट्रक्शन आर गिवन बाय द इनपुट डिवाइस आर स्टोर, जो आपके कीबोर्ड माउस है उनके द्वारा जो जानकारी हम डालते हैं कंप्यूटर को देते हैं वो सबसे पहले किस जगह पे जाके स्टोर होती है, वो प्राइमरी मेमोरी या मेन मेमोरी में जाके स्टोर होती है। दिस मेमोरी इज़ डायरेक्टली यूज्ड बाय द प्रोसेसर, इस मेमोरी को प्रोसेसर जो सीपीयू होता है कंप्यूटर का वो सीधे सीधे प्रयोग में लाता है, अर्थात जो भी हम जानकारी देंगे वो पहले प्राइमरी मेमोरी में जाएगी और उसके बाद कहाँ जाएगी, प्रोसेसर में जाएगी। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज टेम्परेरी और वोलेटाइल मेमोरी, बहुत ही इंपॉर्टेंट। तो इसके 4 नाम हो गए, देखिए अगर आप ध्यान से देखें तो इसको प्राइमरी मेमोरी भी कह सकते हैं, इसको मेन मेमोरी भी कह सकते हैं, और चाहे तो इसको टेम्परेरी या फिर वोलेटाइल मेमोरी भी कहा जा सकता है। तो एक ही चीज़ के 4 नाम है ये। इट हैज़ 2 टाइप्स, ये 2 तरह की हो सकती है। मेनली हम रैम को ही वोलेटाइल मेमोरी या प्राइमरी मेमोरी कहते हैं। तो ये रैम है जिसकी की फुल फॉर्म होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी, फुल फॉर्म इम्पॉर्टेंट है, आपको अच्छे से पढ़नी और याद करनी है। दूसरी है रोम, जिसकी फुल फॉर्म है रीड ओनली मेमोरी, फुल फॉर्म इम्पॉर्टेंट है, आपको इसे भी अच्छे से पढ़ना और याद करना है, इसकी अधिक डिटेल हम आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट बारी आती है सेकेंडरी और ऑक्सिलरी मेमोरी, ध्यान दीजिएगा ये भी एक ही मेमोरी के 2 नाम है, सेकेंडरी भी कह सकते हैं या ऑक्सिलरी भी कह सकते हैं। ये होती कौन सी है, दिस मेमोरी इज़ मच लार्जर देन अदर मेमोरी, जितनी भी मेमोरी ऊपर 2 पढ़ी, एक बाद में भी पढ़ेंगे कैशे मेमोरी, उन सभी में जो सबसे बड़ी मेमोरी होती है वो कौन सी होती है, सेकेंडरी या ऑक्सिलरी मेमोरी, बट इज़ स्लो इन स्पीड, लेकिन उन सबसे धीरे काम करती है, बड़ी होती है पर धीरे काम करती है। इट इज़ यूज टू स्टोर डाटा फॉर फ्यूचर यूज़, ये भविष्य की जानकारी को स्टोर करने के लिए प्रयोग में लाई जाती है। दिस मेमोरी कैन नॉट बी एक्सेस बाय द प्रोसेसर डायरेक्टली, जो कंप्यूटर का सीपीयू होता है वो कभी भी इस मेमोरी में उपलब्ध जानकारी को सीधे से प्रयोग में नहीं ला सकता। जो भी जानकारी इसके अंदर उपलब्ध होगी वो पहले आपकी प्राइमरी मेमोरी में रैम में जाएगी और वहाँ से वो प्रोसेसर तक जाएगी। तो देयर इज़ नो वे कि डायरेक्टली इसका प्रयोग किया जा सके। फॉर एग्जाम्पल HDD हार्ड डिस्क ड्राइव, जो कंप्यूटर की सबसे बड़ी मेमोरी होती है, CD जिसको हम प्रयोग करते हैं, जिसके द्वारा हम अपने कार्य को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जा सकते हैं। DVD डिजिटल वीडियो डिस्क जिसे कहते हैं, CD की तरह ही दिखती है, और पेन ड्राइव जो आजकल बहुत प्रचलित है। ये सभी जो बड़ी मेमोरी होती है जिसमें काफ़ी बड़ी जानकारी को स्टोर किया जा सकता है उन्हें सेकेंडरी या ऑक्सिलरी मेमोरी कहा जाता है। नेक्स्ट बारी आती है चौथे नंबर पे कैशे मेमोरी की। कैशे मेमोरी, इट इज़ पोजीशन बिटवीन रैम एंड प्रोसेसर, ये कंप्यूटर की स्पीड को बढ़ाने के लिए एक ख़ास तरह की मेमोरी है जो इसका प्रयोग किया जाता है, और ये रैम और प्रोसेसर के बीच में लगी होती है। देखिए हमने पढ़ा रजिस्टर के बारे में, रजिस्टर जो होते हैं वो सीपीयू के अंदर होते हैं, अर्थात उसी के अंदर छोटी मोटी जानकारी को स्टोर करने के लिए होते हैं। बड़ी जानकारी उससे प्राइमरी मेमोरी में, उससे बड़ी जानकारी सेकेंडरी मेमोरी में। सेकेंडरी मेमोरी से कोई भी जानकारी सीधी सीपीयू तक नहीं जा सकती, वो कहाँ जाएगी, पहले प्राइमरी मेमोरी में जाएगी। तो कई बार हमें इस तरह की दिक्कत पेश आती है कि हमारी स्पीड कम हो जाती है कंप्यूटर की, हम अगर अपने कंप्यूटर की स्पीड को थोड़ा और बढ़ाना चाहते हैं तो हम एक एक्स्ट्रा मेमोरी जिसे कैशे मेमोरी कहते हैं का प्रयोग करते हैं, और ये कहाँ लगाई जाती है, रैम और प्रोसेसर के बीच में लगाई जाती है, ताकि कि रैम तक जानकारी को भेजने की आवश्यकता ना पड़े, प्रोसेसर बीच में से ही जानकारी को प्रयोग में ला सके। इट स्टोर सम ऑफ द कंटेंट ऑफ द मेन मेमोरी विच इज़ करंटली यूज बाय द प्रोसेसर। ध्यान दीजिएगा, प्रोसेसर में एक लिमिटेड जानकारी ही स्टोर की जा सकती है, उससे ज़्यादा नहीं की जा सकती। अगर कोई भी जानकारी ऐसी है जो कि एक्स्ट्रा है तो वो दोबारा रैम में भेजी जाएगी, तो उसे बार बार रैम तक ना जाना पड़े, इसीलिए बीच में एक एक्स्ट्रा मेमोरी लगा दी जाती है जो कि कंप्यूटर की स्पीड को बढ़ा देती है, उसी ही को कैशे मेमोरी कहा
जाता है। इट इज़ 10 टाइम्स फास्टर, ध्यान देने योग्य बात है, कैशे मेमोरी 10 गुना अधिक तेज़ काम करती है। 10 टाइम्स, ध्यान दें दोबारा से, 10 टाइम्स फास्टर देन रैम, रैम की अपेक्षा तेज़ काम करती है, बट इज़ वेरी कॉस्टली, लेकिन बहुत महंगी होती है। एंड लेस इन साइज़, और साइज़ भी इसका छोटा ही होता है, इसीलिए इसका कम ही प्रयोग किया जाता है। टाइप्स हम नहीं पढ़ेंगे, वो हमारे लिए ज़्यादा उपयोगी नहीं है। तो इस तरीके से जो आपका कल टेस्ट होना है उसके अंदर ये सारी चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी, तो कृपया करके इन्हें अच्छे से पढ़ें, समझें, याद करें। अगर फिर भी कोई दिक्कत हो तो आप फ़ोन करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।